अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू टू एवरीवन। तो जैसा कि आपको पता है, जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम जो आपका जेनेरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट है सिक्स्थ सेमेस्टर में, यूनिट 1 इसका मैंने ऑलरेडी कवर किया है। मेरा प्लेलिस्ट चेक करना, एक ही वीडियो में मैंने ये पूरा यूनिट कवर किया है। सेकंड यूनिट का मैंने ऑलरेडी कवर किया है यूनियन एग्जीक्यूटिव, जिसमें आता है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो आज के लेक्चर में मैं यूनियन गवर्नमेंट, पार्लियामेंट कंपोजिशन पावर्स प्लस सुप्रीम कोर्ट कंपोजिशन जुरिस्डिक्शन एंड जुडिशल रिव्यू, मतलब आज के लेक्चर में आपका यूनिट सेकंड कंप्लीट होगा और यूनिट थर्ड में भी एक ही लेक्चर में कंप्लीट करूंगा फिर, और फोर्थ यूनिट में भी जल्दी कवर करूंगा एक यूनिट में इंशाल्लाह। तो आज के लेक्चर में आपका सेकंड यूनिट मतलब हाफ से ज़्यादा कवर होगा, तो एक लेक्चर मैंने ऑलरेडी इस पर बनाया है। तो चलिए अब अपना टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, पहले मैं पार्लियामेंट आपका यहाँ से स्टार्ट करूँगा। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट से रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 79 से लेके आर्टिकल 122 तक है, और ये किस पार्ट में आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्ट 5। और हम सबको पता है कि 25 पार्ट से टोटल कॉन्स्टिट्यूशन में और 12 शेड्यूल्स, ठीक है, और आर्टिकल 470 है प्रेजेंट टाइम में। तो पार्लियामेंट में एक्चुअल में आपका देखिए, आपको ये पहले पता होना चाहिए पार्लियामेंट क्या है। पार्लियामेंट हमारा लेजिस्लेटिव आर्गन है, मतलब इसका जो प्राइमरी फंक्शन है ना पार्लियामेंट का, वो है कि इसको लॉ बनाना है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट इज़ टू मेक लॉज। और ये देखो, यहाँ पर आपको एक कन्फ्यूजन होगा, वो मैं क्लियर करूँ। देखो, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये 3 आर्गन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, टोटल 3 आर्गन है। लेजिस्लेटिव का काम है कि ये मेक करता है लॉज, ये लॉ बनाता है। एग्जीक्यूटिव, देखिए लेजिस्लेटिव में कौन कौन आता है, लोकसभा, राज्यसभा, और एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है, एग्जीक्यूटिव में आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जो भी मिनिस्टर्स है वो एग्जीक्यूटिव में आते हैं। इनका काम है इम्प्लीमेंट करना ग्राउंड पे ये लॉज, मतलब ये ग्राउंड पे फिर वो लॉ लाते हैं। और जुडिशरी का काम क्या है, ये रिव्यू करता है कि जो इन्होंने लॉ बनाया, एग्जीक्यूटिव ने भी मतलब जो मतलब लॉ बनाया और लेजिस्लेटिव ने जो एक्ट्स बनाए, क्या ये ठीक है या गलत है। अगर इसको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो जुडिशरी क्या कर सकती है, इसको मतलब नल कर सकती है, रिमूव मतलब रिजेक्ट कर सकती है लॉ को। तो ये था इन तीनों का फ़र्क, ठीक है। तो अब जो हमारा पार्लियामेंट है, इसमें क्या क्या आता है। देखिए, पार्लियामेंट एक आता है आपका लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट इन तीनों से बना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या जो प्रेसिडेंट है, क्या ये पार्ट है पार्लियामेंट का। आंसर है यस, प्रेसिडेंट इज़ द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। दूसरा क्वेश्चन, क्या हमारा प्रेसिडेंट मेंबर है पार्लियामेंट का। नहीं, पार्ट है, प्रेसिडेंट पार्ट है पार्लियामेंट का, लेकिन मेंबर नहीं है पार्लियामेंट का। क्यों? क्योंकि ये कोई मीटिंग्स, किसी मीटिंग में बैठता नहीं है, ना लोकसभा की मीटिंग में ना राज्यसभा की मीटिंग में, मतलब जो भी पार्लियामेंट में मीटिंग्स होती है वहाँ पे हमारा प्रेसिडेंट नहीं बैठता है मीटिंग्स में। अलबत्ता वो सुनता है, बोलता है, लेकिन मीटिंग्स में वो मीटिंग्स अटेंड नहीं करता है। अब हम इसको क्यों बोलते हैं कि ये पार्ट है, मतलब जो प्रेसिडेंट है, अब ये फिर अगर ये मेंबर ही नहीं है तो पार्ट क्यों है हमारे पार्लियामेंट है। देखिए, क्योंकि हमें पता है कि जो सेशंस होती है हमारे पार्लियामेंट में, मतलब डिफरेंट सेशंस होती है हमारे पार्लियामेंट, उनको प्रोरोग करता है, मतलब डिज़ोल्व करता है कौन, वो प्रेसिडेंट ही कर सकता है, और समन कर सकता है सेशंस को, मतलब ये सेशंस बुलाता है, मतलब समन करता है सेशंस कौन करता है, वो भी प्रेसिडेंट ही करता है। और अगर डिज़ोल्व करना होता है लोकसभा, वो कौन करता है, वो करता है प्रेसिडेंट। हालांकि मैंने आपको जो पहला यूनिट है, मैंने आपको वहाँ पर A to Z समझा है कि मतलब प्रेसिडेंट के पास पावर क्या क्या है। मतलब प्रेसिडेंट एक्चुअल में करता कुछ नहीं है, उसको जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बताते हैं प्रेसिडेंट वही करता है। मतलब वही जब इसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, वो जब इसको बोलते हैं कि लोकसभा डिज़ोल्व करो, तो फिर प्रेसिडेंट क्या करता है, प्रेसिडेंट लोकसभा को डिज़ोल्व करेगा। और ये क्या करता है प्रेसिडेंट आपके मतलब जो एड्रेस होते हैं, मतलब बहुत हाउसेज ये इनको एड्रेस करते हैं, मतलब जो भी सेशन होता है फर्स्ट जनरल इलेक्शन के बाद, जो सेशन होता है फिजिकल ईयर के बाद, जो मतलब सेशन होता है पार्लियामेंट का, उनको एड्रेस कौन करता है, प्रेसिडेंट ही करता है। और प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंसेस इशू करता है जब पार्लियामेंट में कोई नहीं होता है, ना लोकसभा ना राज्यसभा, तो उस टाइम कौन लॉ बनाता है, ऑर्डिनेंस कौन इशू करता है, प्रेसिडेंट। इसलिए ये पार्ट है लेकिन मेंबर नहीं है। देखिए, अब बात है यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा में। अब यहाँ पे आपका टॉपिक है जो इसके मतलब पार्ट है। प्रेसिडेंट ऑलरेडी मैंने कवर किया है, जो आपका लेक्चर है यूनियन एग्जीक्यूटिव, वहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है आपको, मतलब हमेशा के लिए ये काम आएगा, ठीक है। देखिए, लोकसभा को हम क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ पीपल भी बोलते हैं, या फर्स्ट चैम्बर, या इसको हम लोअर हाउस भी बोलते हैं।
लोकसभा किसको रिप्रेजेंट करता है? लोकसभा रिप्रेजेंट्स पीपल ऑफ इंडिया एज ए होल, मतलब ये इंडिया में जो लोग हैं ये इनको एज ए होल रिप्रेजेंट करता है लोकसभा, ठीक है। और इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है, मतलब मैक्सिमम सबसे ज़्यादा मतलब स्ट्रेंथ इसकी कितनी है? 552 इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। उनमें से 530 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट से, मतलब जो स्टेट से जाते हैं वो कितने जाते हैं वहाँ लोकसभा में? 530 जाते हैं। और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन टेरिटरीज, मतलब जो यूनियन टेरिटरी से जाते हैं वो कितने जाते हैं? 20। और 2 थे एंग्लो इंडियन जिनको नॉमिनेट करता था प्रेसिडेंट। लेकिन आपको याद रखना है जो 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 2019 में, इसने इसको मतलब रिजेक्ट किया। अब मतलब हमारे यहाँ लोकसभा में ये 2 नॉमिनेट नहीं होते जो प्रेसिडेंट इनको करता था, लेकिन अब ये बैन हुआ। लेकिन जो प्रेजेंट की स्ट्रेंथ है लोकसभा में वो कितनी है? वो है 543। इनमें से रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेटस मतलब कितने हैं जो स्टेटस से जाती है लोकसभा में? वो है 530। और जो यूनियन टेरिटरी से जाती है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन टेरिटरीज वो कितने हैं? 30। आपको और एक बात यहाँ पे याद रखनी है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेटस से जाती है ना लोकसभा में, उनको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, मतलब इनको लोग चुनते हैं। लोकसभा में डायरेक्टली चुने जाते हैं ये रिप्रेजेंटेटिव्स, लेकिन राज्यसभा में इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। ये आपको मेन डिफरेंस याद रखना है। लोकसभा में डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं और राज्यसभा में इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। ये राज्यसभा इसके बाद में आपको पढ़ाऊँगा इसी लेक्चर में। और जो ये मतलब कौन इनको इलेक्ट करते हैं? इलेक्टेड बाय पीपल फ्रॉम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो स्टेट में जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं मतलब वही इन मतलब इलेक्ट करते हैं लोगों को। आपको किसके बेस पे? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब जो भी 18 एज का है वो मतलब इलेक्ट कर सकता है लोकसभा के मतलब मेंबर्स को, ठीक है। लेकिन ये पहले कितनी एज थी? ये पहले थी 21 एज, इसको मतलब कम किया गया, अब मतलब 18 है। ये किसने किया? 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने क्या किया, इसने एज की रिड्यूस 21 to 18, जो अब बना एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। और जो यूटी से भी जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स वो भी मतलब डायरेक्टली इलेक्शन होते हैं। मतलब यहाँ पर आपको ये मेन याद रखना है कि जो लोकसभा के मेंबर्स हैं मतलब जो स्टेट से यूनियन टेरिटरी से जाते हैं उनको डायरेक्ट इलेक्शन होता है, मतलब वो डायरेक्टली चुने जाते हैं भाई मतलब लोगों से, ना कि इनको कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनता है, इनको मतलब लोग चुनते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन होता है इनका लोकसभा के मेंबर्स का। अब यहाँ पे बात है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन क्या है इस लोकसभा की, ठीक है। ड्यूरेशन क्या है लोकसभा की? देखिए, लोकसभा इज़ नॉट ए कंटिन्यूइंग बॉडी, मतलब ये टेम्परेरी बॉडी है, ये डिज़ाल्व होती है, ठीक है। कौन टेम्परेरी बॉडी है? लोकसभा। इसका जो नॉर्मल टर्म है मतलब लोकसभा का ये 5 ईयर्स का है। और 5 साल के बाद ये ऑटोमेटिकली डिज़ाल्व होती है, ख़त्म होती है। लेकिन 5 साल से पहले भी इसको मतलब डिज़ाल्व किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है लोकसभा को? मैंने आपको पहले ही बोला, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या बोलेंगे प्रेसिडेंट को कि लोकसभा को आप डिज़ाल्व करो, तो फिर प्रेसिडेंट क्या करेगा? लोकसभा को डिज़ाल्व करेगा। हम लोकसभा को 1 ईयर एक्सटेंड भी कर सकते हैं, मतलब हम इसको 5 से लेके +1 भी कर सकते हैं, मतलब 6 ईयर्स भी बन सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है? जब नेशनल इमरजेंसी होगी उस टाइम कंट्री में, ठीक है। अब आती है बारी एज की, मतलब एज क्या होनी चाहिए लोकसभा में? अगर मतलब लोकसभा में अगर किसी को मेंबर बनना है तो उसकी एज होनी चाहिए मतलब 25 से कम नहीं होना चाहिए, या तो 25 होना चाहिए या 25 से ज़्यादा भी चलेगा। देखिए, ईच हाउस हैज़ ओन प्रिसाइडिंग ऑफिसर, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों का अपना एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है जिसको हम बोलते हैं स्पीकर। लोकसभा का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसको हम बोलते हैं स्पीकर। स्पीकर के बाद आता है डिप्टी स्पीकर। और इनको कहाँ कहाँ से चुना जाता है? ये होती है मतलब जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं ना उसी हाउस के, उन्हीं में से स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को चुना जाता है। ये आपको याद रखना है कि मैंने आपको बोला लोकसभा डिज़ाल्व होती है, लेकिन जो लोकसभा का स्पीकर होता है ना वो मतलब ऑफिस ऑफिस में फिर भी रहता है, वो मतलब वहाँ से नहीं चला जाता है, मतलब लोक स्पीकर का ऑफिस डिज़ाल्व नहीं होता है। अगर लोकसभा भी डिज़ाल्व होगी लेकिन स्पीकर कंटिन्यू ऑफिस में काम करता है जब तक नई लोकसभा चुनी न जाए, तब तक पुराना ही स्पीकर रहता है, ठीक है। फंक्शंस क्या है? देखिए, जो स्पीकर है लोकसभा का उसकी फंक्शन क्या है? ये एडजॉर्न कर सकता है हाउस को। एडजॉर्न मतलब ये बंद कर सकता है, ये मतलब ये सस्पेंड कर सकता है कुछ टाइम तक। अगर कोई सेशन है, मीटिंग है मतलब अगर उसको लगता है कि स्पीकर को लगता है कि वहाँ पर क्योरम नहीं है, मतलब अच्छे से काम नहीं हो रहा है, मतलब पूरी मेंबरशिप नहीं है। क्योरम मतलब वही होता है मिनिमम अटेंडेंस, मतलब अगर ये क्योरम को कितना होता है? जब 10% होगा ना लोकसभा में, मतलब जितने भी मेंबर्स हैं उनका 10% अगर ऑफिस में होगा तो काम चलेगा। लेकिन अगर उसको लगता है कि उतने नहीं है तो ये एडजॉर्न कर सकता है हाउस को, मतलब सस्पेंड कर सकता है।
और स्पीकर ऑफ लोकसभा क्या करता है, जो भी जॉइंट सिटिंग होती है ना, मतलब जब बिल्स के मतलब रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होता है, मतलब एक एक मतलब हाउस एक्सेप्ट करती है, दूसरा हाउस एक्सेप्ट नहीं करता है, तो फिर जॉइंट सिटिंग होती है। वो कौन लाता है जॉइंट सिटिंग? वो प्रेसिडेंट लाता है, लेकिन उसको प्रेसाइड करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगर स्पीकर नहीं होगा तो फिर कौन करेगा? डिप्टी स्पीकर। और जो यहाँ पर मेन आपको क्या याद रखना है कि जो स्पीकर है ना, वो होना चाहिए आपका रूलिंग पार्टी। मतलब आज के टाइम में बीजेपी रूलिंग पार्टी है, तो स्पीकर उसी पार्टी से होगा। लेकिन जो डिप्टी स्पीकर है ना, वो अपोजिशन से होना चाहिए। मतलब अपोजिशन से होना, मतलब आज के अपोजिशन कौन है? इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो डिप्टी स्पीकर उसी से होगा। तो यहाँ पर और एक टर्म आती है पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा। ये मतलब उन्हीं मेंबर्स में चुनी जाती है। ये मतलब 10% से ज़्यादा नहीं होती है। ये क्यों मतलब बनाती है हम पैनल ऑफ चेयरपर्सन? क्या पता अगर मतलब स्पीकर भी नहीं होगा, डिप्टी स्पीकर भी नहीं होगा, फिर कौन प्रिसाइड करेगा मीटिंग उसको, सेशन उसको? तो फिर इन 10 मेंबर्स में से कोई उस टाइम आएगा। ठीक है, इसीलिए इनको बनाया गया। तो लोकसभा हो गया आपका ख़त्म। अब है राज्यसभा। देखिए राज्यसभा, इसको बोलते हैं हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी, अपर हाउस भी, या सेकंड चैम्बर भी। और इसको बोलते हैं अपर हाउस, लोकसभा को बोलते हैं लोअर हाउस। लोकसभा को बोलते हैं फर्स्ट चैम्बर, इसको बोलते हैं सेकंड चैम्बर। ठीक है, ये क्या करता है? रिप्रेजेंट राज्यसभा। इट रिप्रेजेंट द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडियन यूनियन। मतलब ये स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करता है, जबकि लोकसभा इंडिया एज ए होल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, देखिए इसका कंपोजिशन क्या है, इसमें मतलब कितने मेंबर्स हैं। मैक्सिमम है इसकी 250 मेंबर्स, मतलब मैक्सिमम है। 238 रिप्रेजेंटेटिव होती है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी से, और 12 होते हैं नॉमिनेट, जिनको प्रेसिडेंट करता है नॉमिनेट। इसमें नॉमिनेशन होती है 12 मेंबर्स की राज्यसभा में। लेकिन यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि ये जो मेंबर्स हैं ना, जो भी मतलब लोग राज्यसभा में जाएंगे, या चाहे स्टेट से जाएंगे या यूनियन टेरिटरी से जाएंगे, ये इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। इनको डायरेक्ट मतलब लोग नहीं चुनते हैं इनको। दीज आर इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे कि मतलब यहाँ JNK में हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, हमने उन मेंबर्स को डायरेक्ट चुना है। लेकिन अब जिनको हमने चुना है, अब वो इनको चुनेंगे। मतलब जो वहाँ राज्यसभा में जाएंगे, अब इनको जो हमने चुने हैं ना इलेक्टेड मेंबर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, अब यही मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली चुनेगी किनको? जो राज्यसभा में जाएंगी। इसलिए इसको बहुत ही इनडायरेक्ट, मतलब हम खुद सिटीजन नहीं चुनते इनको। लेकिन प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितनी है इनकी? मतलब प्रेजेंट में कितने हैं, मतलब जिनका इलेक्शन होता है वही होता है प्रेजेंट, मतलब 245 है, जिनमें 229 स्टेट्स से जाते हैं और 4 यूनियन टेरिटरी से जाते हैं और 12 नॉमिनेशन होती है, आपको पता है। और यहाँ पर सीट्स किसके हिसाब से, मतलब किस स्टेट में किस स्टेट से कितने लोग आएंगे, वो किसके हिसाब से है? वो ये है एज़ पर पॉपुलेशन ऑफ स्टेट्स। मतलब जिस स्टेट में जितनी पॉपुलेशन है उसी के हिसाब से, मतलब उस स्टेट में मतलब सीट्स होंगे, मतलब उस स्टेट में कितने मेंबर्स आएंगे। लेकिन आपको पता है कि जो USA है ना, यूएसए में हर स्टेट से 2 जाते हैं। आपको पता है कि USA में 50 स्टेट्स है, मतलब वहाँ से हर स्टेट में 2 मेंबर जाएंगे, मतलब 100 टोटल जाते हैं। और ये आपको याद रखना है कि रिप्रेजेंटेटिव जो यूनियन टेरिटरी से जाते हैं ना, मतलब मैंने आपको बोला 4 जाते हैं कहाँ? यूनियन टेरिटरी से। हमें पता है कि 8 है प्रेजेंट अभी यूनियन टेरिटरीज। लेकिन उनमें से खाली दिल्ली, पुडुचेरी और जो JNK है ना, उनकी इन तीनों की रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में। जो बाकी 5 है उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है राज्यसभा में। मतलब इसका मतलब क्या है कि 8 है, मतलब 4 है रिप्रेजेंटेटिव। इसका मतलब यह है कि यहाँ से कितने लोग जाएंगे राज्यसभा में, चाहे से स्टेट से या यूनियन टेरिटरी से। अब ड्यूरेशन की बात है। देखिए मैंने आपको बोला कि लोकसभा है ना, लोकसभा इज़ ए टेम्परेरी बॉडी, वो कंटिन्यू बॉडी नहीं है। लेकिन राज्यसभा परमानेंट बॉडी है, ये डिज़ाल्व नहीं होती है। जैसे कि लोकसभा डिज़ाल्व होते हैं 5 साल के बाद, राज्यसभा आपका डिज़ाल्व नहीं होता है। इसका जो टर्म ऑफ ऑफिस है वो ये है 6 ईयर्स। लेकिन लोकसभा कितना कितना था? खाली 5 ईयर्स। लेकिन इसमें क्या है, एवरी 2 ईयर्स 1/3 मेंबर्स रिटायर इन राज्यसभा। मतलब हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं, किसमें? राज्यसभा में। ये किसके हिसाब से मतलब रिटायर होते हैं? आप बोलेंगे मतलब आपने बोला 6 ईयर टर्म है, फिर ये 2 साल के बाद रिटायर होते हैं, इसका मतलब क्या है? मतलब ये लॉटरी के हिसाब से, मतलब लॉटरी लगाई जाती है कि इन 2 सालों में कौन सा मेंबर रिटायर होगा, उसी हिसाब से ये रिटायर होते हैं। इसीलिए इसको बोलता है कि एवरी ईयर्स 1/3 मेंबर रिटायर इन राज्यसभा। अब एज क्या है? इसमें एज होनी चाहिए मतलब नॉट लेस दैन 30, मतलब आप 30 होने चाहिए या 30 से प्लस, जबकि लोकसभा में आपका 25 था। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर
राज्यसभा है उसको बोलते हैं चेयरमैन, जबकि प्रेसिडेंट ऑफिसर ऑफ लोकसभा को बोलते हैं स्पीकर, यहाँ बोलते हैं उसको चेयरमैन। चेयरमैन के बाद कौन आता है? डिप्टी चेयरमैन, ठीक है। लेकिन जो चेयरमैन है, हमें पता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो होता है एक्स ऑफिसर चेयरमैन है राज्यसभा। अगर आपको चेयरमैन बनना है राज्यसभा का, आपका ज़रूरी होना है वाइस प्रेसिडेंट, तभी आप चेयरमैन बन सकते हो राज्यसभा का। लेकिन अगर आपको डिप्टी चेयरमैन बनना है, आपको बस मेंबर होना चाहिए राज्यसभा का, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे है पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये मतलब 10 मेंबर्स का होता है। ये 10 मेंबर्स भी मतलब जो राज्यसभा में ऑलरेडी मेंबर्स होते हैं उन्हीं में चुने जाते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि कभी अगर मतलब चेयरमैन भी नहीं होगा, डिप्टी चेयरमैन मतलब ये दोनों नहीं होंगे, तो तब कौन मतलब प्रिसाइड करेगा मीटिंग, इसको कौन प्रिसाइड करेगा, तो उस टाइम इन्हीं 10 मेंबर्स में से कोई उस टाइम आएगा, इसलिए पैनल ऑफ चेयरपर्सन को बनाना पड़ता है लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। और जो क्योरम है, मतलब अगर इन दोनों मतलब हाउसेस राज्यसभा को फंक्शन करने के लिए कितने परसेंटेज चाहिए वहाँ ऑफिस में, और राज्यसभा को कितने परसेंटेज चाहिए, मैंने आपको बोला क्योरम होता है टोटल 10%, मतलब आउट ऑफ टोटल आपको 10% चाहिए। कि हमें पता है कि लोकसभा, मैंने आपको बोला लोकसभा में 543 है टोटल स्ट्रेंथ, और राज्यसभा में 245। इसका 10% कितना आता है? वो आता है 55। मतलब अगर 55% हो गए लोकसभा में तो काम होगा, अगर राज्यसभा में मतलब 25% हो गए तो काम चलेगा राज्यसभा में। ये होता है क्योरम, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर बात होगी कि मतलब राज्यसभा और लोकसभा की जो पावर्स है मतलब वो सिमिलर है, मतलब इन दोनों हाउसेस को मतलब एक ही सिमिलर पावर दे दिए गए हैं। कहाँ कहाँ पे, वही यहाँ पर मैं बताऊंगा। राज्यसभा इज इक्वल टू लोकसभा, ठीक है। देखिए जब हमें इंट्रोड्यूस करना होता है किसी ऑर्डिनरी बिल को या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को, तो वहाँ पर ये दोनों हाउसेस से इंट्रोड्यूस हो सकता है, मतलब ऑर्डिनरी बिल या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये दोनों हाउसेस से इंट्रोड्यूस हो सकता है, मतलब लोकसभा से भी, राज्यसभा से भी, और दोनों हाउसेस से इसको मतलब पास करना पड़ता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर दोनों हाउसेस सेम है। और यहाँ अगर हमें करना होता है, इंट्रोड्यूस करना होगा फाइनेंशियल बिल टाइप 2। देखिए मैं अभी आपको दो तीन मिनट लूँगा इसी वीडियो में, वहाँ पर मैं आपको इन बिल्स के बारे में बताऊँगा, तो आप कन्फ्यूज़ नहीं होना। फाइनेंस बिल हमें 3 टाइप के होते हैं। फाइनेंस बिल अंडर आर्टिकल 110, अंडर आर्टिकल 110 एंड अंडर आर्टिकल 117 में फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप आती है। लेकिन जो सेकंड टाइप होती है फाइनेंशियल बिल की, वो इंट्रोड्यूस और मतलब इसको पास करना पड़ता है दोनों हाउसेस से, ठीक है। ये दोनों हाउसेस से इंट्रोड्यूस भी हो सकता है और पास करना पड़ता है दोनों हाउसेस से। और जब इलेक्शन होता है और इम्पीचमेंट होता है, मतलब रिमूवल होता है किसका? प्रेसिडेंट का, उसमें भी मतलब दोनों हाउसेस पार्टिसिपेट कर मतलब दोनों हाउसेस पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में और इम्पीचमेंट में। लेकिन ये आपको याद रखना होगा कि जब जो इलेक्शन होता है वाइस प्रेसिडेंट का, उस टाइम खाली इनिशिएट कर सकते हैं, मतलब जब वाइस प्रेसिडेंट को हटाना होगा उस टाइम वो ये मतलब ये रेजोल्यूशन कौन ला सकता है? वो खाली राज्यसभा लाएगा उस टाइम, ना कि लोकसभा। हटाने की बात जब आएगी वाइस प्रेसिडेंट को, वो खाली राज्यसभा मतलब इसको रिमूव कर सकता है। लेकिन इलेक्शन में दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट में भी। जो अप्रूवल होता है, मतलब जो इमरजेंसी, मेरा जो लेक्चर है ना, अगर आपको पढ़ना होगा इमरजेंसी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, मेरा आप इंपॉर्टेंट है पॉलिटी टॉपिक्स प्लेलिस्ट चेक करना, वहाँ पर आपको 4-5 वीडियोस मिलेगी पॉलिटी के रिलेटेड। अगर आप वो भी देखोगे ना, बहुत मज़ा आएगा आपको पॉलिटी में, ठीक है। देखिए जो अप्रूवल मिलता है ना, 3 टाइप्स इमरजेंसी, हमें पता है कि प्रोक्लेमेशन कौन लाता है, मतलब इमरजेंसी कौन लाता है? वो लाता है प्रेसिडेंट को। लेकिन अप्रूवल इसको मतलब जब लोकसभा राज्यसभा अप्रूवल देगी तभी इमरजेंसी आएगी, ना कि खाली प्रेसिडेंट। हाँ प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है, लेकिन अप्रूवल कहाँ से होता है? राज्यसभा और लोकसभा से। जो ऑर्डिनेंसेस प्रेसिडेंट इशू करता है उनको भी अप्रूवल लाना पड़ता है फिर लोकसभा राज्यसभा से। और हमें पता है कि जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है वो राज्यसभा से भी हो सकता है और लोकसभा से भी हो सकता है। यहाँ पर मतलब इक्वल पावर से लोकसभा और राज्यसभा के बीच। अब है जहाँ पे राज्यसभा बराबर नहीं है लोकसभा के बराबर, मतलब यहाँ पर लोकसभा पावरफुल है और राज्यसभा उतना पावरफुल नहीं है। देखिए किन किन चीज़ों में, जो मनी बिल है ना, मनी बिल, ये खाली इंट्रोड्यूस कहाँ होती है? लोकसभा में। एलएस मतलब लोकसभा में मनी बिल खाली इंट्रोड्यूस होती है लोकसभा में। और जो फाइनेंशियल बिल टाइप 1, ये भी कहाँ से इंट्रोड्यूस हो सकती है? खाली लोकसभा से। जैसे कि मैंने आपको बोला फाइनेंशियल बिल टाइप 2 वो दोनों हाउसेज से इंट्रोड्यूस हो सकती है, लेकिन मनी बिल और फाइनेंशियल बिल टाइप 1 ये खाली कहाँ से इंट्रोड्यूस हो सकती है? लोकसभा से। और जो फाइनल पावर होता है कि क्या मनी बिल है या नहीं है, ये भी कौन डिसाइड करता है? ये भी मतलब लोकसभा से डिसाइड होता है। और जो जॉइंट सीटिंग होती है
उसको भी प्रिसाइड कौन करता है, वो करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा का ही। मतलब मैंने आपको बोला जॉइंट सिटिंग तब होती है जब कोई मतलब बिल होती है, तो मतलब एक हाउस एग्री है उस बिल के साथ, लेकिन जो दूसरा हाउस है वो एग्री नहीं है उस बिल के साथ, तो फिर जॉइंट सिटिंग होती है। सपोज़ कि फार्म बिल जो लाए थे अभी 1-2 साल से पहले, मतलब अगर लोकसभा एग्री करता है लेकिन राज्यसभा एग्री नहीं करता है, तो वहाँ पर फिर जॉइंट सिटिंग होती है। मतलब एक प्रेसिडेंट एक जॉइंट सिटिंग कराता है फिर उस मतलब डेडलॉक को सॉल्व करने के लिए। लेकिन हमें पता है कि डेडलॉक कौन जीतेगा, वो जीतेगा डेफिनेटली लोकसभा, क्योंकि लोकसभा में मतलब स्ट्रेंथ ज़्यादा है, मतलब 543 है, जबकि राज्यसभा में खाली 245 है। तो डेफिनेटली मतलब जॉइंट सिटिंग भी कौन जीता है, फिर लोकसभा ही। लेकिन हाँ, होती है जॉइंट सिटिंग होती है कुछ बिल्स में, ये मैं भी आपको अभी बोलूँगा कौन कौन सी बिल्स में जॉइंट सिटिंग होती है और किन किन में नहीं होती है। और जो बजट होता है, बजट उसमें राज्यसभा खाली डिस्कस कर सकता है बजट के रिलेटेड, मतलब वोट नहीं डाल सकता है ऑन मतलब डिमांड ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट्स। मतलब वो खाली बजट के बारे में मतलब डिस्कस कर सकता है, मतलब अच्छा अच्छा आपने ये किया, लेकिन उसका मतलब राज्यसभा का कोई रोल उतना नहीं है बजट के रिलेटेड। वहाँ पर खाली जो कौन करता है बजट, वो लोकसभा में मतलब प्रेजेंट भी होता है, पास वगैरह सब कुछ कहाँ से होता है, लोकसभा से। लेकिन खाली राज्यसभा के मेंबर डिस्कस कर सकते हैं बजट में, इसीलिए मतलब यहाँ पर राज्यसभा को इतने पावर्स नहीं दिए गए हैं। और जो इमरजेंसी मैंने आपको बोला, जब इमरजेंसी लानी होगी तो उस टाइम लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउसेस से पास करनी पड़ती है वो, मतलब वो रेजोल्यूशन। लेकिन जब डिसकंटिन्यू करनी होती है ना नेशनल इमरजेंसी, मतलब जब हटानी होती है इमरजेंसी, वो खाली लोकसभा से इंट्रोड्यूस होती है, ना कि राज्यसभा से उस टाइम। और लोकसभा क्या कर सकता है, वो मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, जिसमें मतलब प्राइम मिनिस्टर भी होता है उनका हेड, उनको रिमूव कर सकता है कौन, लोकसभा। कैसे, बाय पासिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन। देखिए नो कॉन्फिडेंस मोशन ये ऐसा होता है कि जब रूलिंग पार्टी की मेजॉरिटी ख़त्म होती है ना लोकसभा में, तो फिर लोकसभा एक मोशन लाती है, मतलब एक मोशन पास करती है, उसका होता है, उसका नाम होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। इससे क्या होता है, इससे सरकार गिर जाती है। मतलब अगर सपोज़ आज आज मतलब आज की रूलिंग पार्टी कौन है, बीजेपी। सपोज़ कि बीजेपी की मेजॉरिटी लोकसभा में ख़त्म हुई और लोकसभा फिर एक मोशन पास करेगी, उसका नाम होगा नो कॉन्फिडेंस मोशन। जब वो पास होगी तो बीजेपी की सरकार गिरेगी, मतलब उनकी गवर्नमेंट ख़त्म होगी। ये होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। क्योंकि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है ये कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होती है लोकसभा को, इसलिए मतलब इनको लोकसभा मतलब गिरा भी सकता है इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। कैसे, नो कॉन्फिडेंस मोशन जब लोकसभा पास करेगी तो सरकार गिरेगी उसी से। अब आते हैं स्पेशल पावर्स और राज्यसभा, मतलब राज्यसभा को किन किन जगहों पे मतलब थोड़े अच्छे पावर्स दिए गए हैं। देखिए राज्यसभा कैन अथोराइज पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन स्टेट सब्जेक्ट्स, मतलब राज्यसभा पार्लियामेंट को ये बोल सकता है कि जो स्टेट सब्जेक्ट्स में आते हैं ना लॉज, मतलब जो अगर आपने पढ़ा होगा यूनियन लिस्ट में आते हैं, यूनियन सब्जेक्ट, स्टेट सब्जेक्ट्स, कनकरंट सब्जेक्ट्स, मतलब स्टेट सब्जेक्ट्स में भी जो जो मतलब प्रोविजंस आते हैं उनके रिलेटेड लॉ बना सकता है। ये कौन बोल सकता है, राज्यसभा बोल सकता है पार्लियामेंट को। और ये राज्यसभा अथोराइज कर सकता है पार्लियामेंट को, PARL मतलब पार्लियामेंट को, कि आप ऑल इंडिया सर्विसेज बनाए बोथ सेंटर एंड स्टेट के लिए। कॉमन सर्विस आप बनाइए, ऑल इंडिया सर्विस जिसको हम बोलते हैं UPSC, ठीक है। और राज्यसभा अलोन कैन इनिशिएट ए मूव ऑफ रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, जैसे कि मैंने आपको बोला कि जब इम्पीचमेंट करना होगा, रिमूव करना होगा वाइस प्रेसिडेंट को, वो मतलब खाली राज्यसभा अलोन इनिशिएट कर सकता है ये रेजोल्यूशन, मतलब वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए। और कहाँ है राज्यसभा को मतलब स्पेशल पावर, देखिए जब प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन लाता है इमरजेंसी का, मतलब प्रेसिडेंट को लगता है कि मैं इमरजेंसी लाऊंगा, मतलब वो इशू करता है प्रोक्लेमेशन इमरजेंसी का। लेकिन लोकसभा डिज़ोल्व होती है उसी टाइम, ठीक है। अब अगर हमें इस इमरजेंसी को कंटिन्यू करना है, जो प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेमेशन लाया है, जब तक न्यू लोकसभा नहीं बनेगी ना, जब तक वो मतलब बनेगी, अगर राज्यसभा ने तब तक मतलब इसको अप्रूव नहीं किया है, जो प्रेसिडेंट ने लाया है ना प्रोक्लेमेशन इमरजेंसी, अगर राज्यसभा ने इसको तब तक अप्रूव नहीं किया है, तो इमरजेंसी खुद ब खुद ख़त्म होगी, डिज़ोल्व होगी। तो ये है यहाँ पर मतलब राज्यसभा का मतलब थोड़ा अच्छा पावर दिया गया है। अगर आप मतलब छोड़िए कि मतलब जो फाइनेंशियल और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो कंट्रोल है, मतलब उन दोनों को छोड़ के मतलब राज्यसभा और लोकसभा के इक्वल पावर्स है। लेकिन हाँ, थोड़े से राज्यसभा को लेस पावर्स दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एज़ कम्पेयर टू लोकसभा। देखिए अब यहाँ पर बात होगी कि फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट में क्या है। देखिए पार्लियामेंट का मैंने आपको पहले ही बोला, इसकी प्राइमरी फंक्शन है टू मेक लॉज ऑन ऑल लिस्ट्स, मतलब ये हर जो भी मतलब यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कनकरेंट लिस्ट है, हर लिस्ट में पार्लियामेंट लॉ बना सकता है।
स्टेट लिस्ट में भी मतलब ये लॉ बना सकता है। जब इमरजेंसी होगी, प्रेसिडेंट रूल होगा वहाँ स्टेट में, उस टाइम भी पार्लियामेंट लॉ बना सकता है स्टेट की लिस्ट में। मतलब इसका काम ही लॉ बनाना, कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है। और एग्जीक्यूटिव रेस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट को। मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर रूलिंग पार्टी की मतलब जो सरकार है बीजेपी, अगर इनकी मेजॉरिटी ख़त्म हुई ना यहाँ लोकसभा में, मतलब लोकसभा में इनकी मेजॉरिटी ख़त्म हुई, तो फिर ये एक मोशन लाएगी जिसको बोलेंगे हम नो कॉन्फिडेंस मोशन। जब वो पास होगा तो बीजेपी की सरकार जो है वो मतलब ख़त्म होगी, इनकी जो मतलब रूलिंग पार्टी है वो ख़त्म होगी, इनकी सरकार उसी टाइम ख़त्म होगी। इसलिए इनको कहा जाता है मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट इन जनरल एंड टू लोकसभा इन पर्टिकुलर। क्योंकि लोकसभा में इनकी मेजॉरिटी जब तक है तब तक उनकी सरकार है। एक बार इनकी मेजॉरिटी लोकसभा में गिर गई तो सरकार भी ख़त्म उसी टाइम। पार्लियामेंट को मतलब बहुत सारे पावर्स दिए गए हैं टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज, मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ चेंज करना है, वो किसको पावर दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने? पार्लियामेंट को दिया गया है। मतलब पार्लियामेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ अमेंडमेंट कर सकता है, कुछ वगैरह चेंजेस कर सकता है। लेकिन ये मतलब इस स्पेशल मेजॉरिटी जब होगा, मतलब जब पार्लियामेंट है मतलब दोनों हाउसेस में। जी देखिए, मैंने एक लेक्चर बनाया है ऑल टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी। आप मेरा इंपॉर्टेंट पॉलिटी टॉपिक्स प्लेलिस्ट चेक करना, वहाँ पर आपको इन टाइप्स में मतलब एक वीडियो मिलेगा टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी, वो आप देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा उसमें, ठीक है। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पार्लियामेंट उसको कुछ नहीं कर सकता है। सपोज़ कि मैं आपको यहाँ पर एक मतलब एग्जांपल दूंगा। सपोज़ ये घर है, ठीक है, ये घर है और ये घर है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। मतलब ये बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये जो हमारा घर है, ठीक है। इसके अंदर हम यहाँ पर बेडरूम लगाए, हम यहाँ पर कोई एलसीडी टीवी लगाए, इस साइड से किचन बनाए, इस साइड से बाथरूम बनाए, मतलब ये पार्लियामेंट कर सकता है। लेकिन हमारा बेसिक स्ट्रक्चर क्या है मतलब इस घर का, वो ये है मतलब ये स्क्वायर टाइप है या स्क्वायरी टाइप है। इसको ये मतलब पार्लियामेंट इसको सर्कल नहीं बना सकता है। मतलब पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकता है। बाकी अगर वो मतलब कुछ करेगा तो वो कर सकता है चेंजेस वगैरह, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसको वो चेंज नहीं कर सकता है। ये किसने बोला? केशवानंद भारती केस, जो 4 अप्रैल 1973 में आया, उसने बोला कि पार्लियामेंट को मतलब पावर दी गई है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, चेंज कर सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। और ये इम्पीच कर सकता है प्रेसिडेंट को और वाइस प्रेसिडेंट को। मतलब मैंने आपको बोला कि जब प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होगा उस टाइम लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स दोनों होंगे। उस टाइम जब वाइस प्रेसिडेंट को इम्पीच करना होगा, रिमूव करना होगा, तो वो खाली राज्यसभा ही मतलब इनिशिएट कर सकता है। तो ये थे इसके फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा बिल्स के बारे में बताऊंगा। मतलब बिल्स कैसे, मतलब इनकी स्टेजेस, मतलब बिल्स की स्टेजेस कितने होते हैं, वो कैसे बनती है, कोई बिल कैसे बनती है, पास होती है। देखिए, बिल्स के 4 टाइप्स है। एक है ऑर्डिनरी, एक है मनी बिल, एक है फाइनेंस बिल, एक है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। ऑर्डिनरी बिल्स मतलब फॉरेन बिल जो होते हैं स्टेट ऑफ, मतलब अगर हमें JNK को कुछ डिमिनिश करना है, अल्टर करना है, बाउंड्री वगैरह मतलब वगैरह कुछ चेंजेस करने हैं, उसको यूटी में कन्वर्ट करना है, ये होती है ऑर्डिनरी बिल्स। मनी बिल्स होते हैं मतलब जो टैक्स एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है। फाइनेंशियल बिल्स भी मतलब मनी से ही डील करते हैं, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा भी कुछ आता है। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो अगर हमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज वगैरह करना है तो वो होती है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। देखिए पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल में फ़र्क क्या है। पब्लिक बिल इंट्रोड्यूस होती है पार्लियामेंट में, इसको एक मिनिस्टर मतलब लाता है। पब्लिक मतलब जो वो मिनिस्टर होगा, मतलब चाहे फिर वो लोकसभा होगा, राज्यसभा होगा, मतलब जो भी मिनिस्टर होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, वो इसको बिल को लाता है। लेकिन जो प्राइवेट बिल होती है उसको एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लाता है। मतलब वो मिनिस्टर नहीं होता है, वो मतलब कोई दूसरा भी हो सकता है, वो अपोजिशन का भी हो सकता है, वो लाता है प्राइवेट बिल। पब्लिक बिल को चांसेस होते हैं ज़्यादा अप्रूवल होने की, क्योंकि ये पब्लिक बिल को इसको मतलब इसको मिनिस्टर ही लाता है। इसको लेसर चांसेस होते हैं अप्रूव होने की, क्योंकि ये मतलब ये प्राइवेट मेंबर की बिल होती है। देखिए स्टेजेस ऑफ बिल कितने हैं हमारे बिल के, मतलब 5 स्टेजेस हैं। देखिए पहली होती है उसकी रीडिंग। हमें पता है कि बिल चाहे या लोकसभा से इनिशिएट होगी या राज्यसभा से इनिशिएट होगी, मतलब किसी हाउस से इनिशिएट होगी। जब हमें मतलब कोई बिल लानी होगी, पहले हमें उस हाउस से परमिशन लेनी पड़ती है। मतलब अगर हमें राज्यसभा से बिल इनिशिएट करनी है तो पहले हमें राज्यसभा से परमिशन लानी पड़ेगी। जब हमें परमिशन मिलेगी तो उसके बाद वो मेंबर क्या करेगा, वो इंट्रोड्यूस करेगा इस बिल को। वो पढ़ेगा टाइटल एंड ऑब्जेक्टिव, खाली टाइटल एंड ऑब्जेक्टिव वो इस बिल का पढ़ेगा। मतलब मेन मकसद क्या है इस बिल का, कोई डिस्कशन नहीं होगा इस टाइम, मतलब इस रीडिंग में कोई डिस्कशन नहीं होगा, खाली टाइटल एंड ऑब्जेक्टिव पढ़ेगा वो। और फिर इस बिल को
पब्लिश किया जाता है गैजेट में, गैजेट ऑफ इंडिया में। मतलब गैजेट ऑफ इंडिया ये वीकली मतलब पब्लिश करता है। ये मतलब एक पब्लिक लीगल डॉक्यूमेंट है, मतलब पहली रीडिंग में इसको पब्लिश किया जाता है गैजेट ऑफ इंडिया में। उसके बाद होती है सेकंड रीडिंग। सेकंड रीडिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेकंड रीडिंग गिव्स द रियल शेप ऑफ द बिल। ये एक डिटेल्ड पार्ट होता है। बिल कम्स इनटू फाइनल शेप। इस सेकंड स्टेज में भी 3 स्टेजेस होते हैं। देखिए कौन कौन सी। पहले होता है जनरल डिस्कशन। इसमें मतलब प्रोविजंस पढ़े जाते हैं, कोई मतलब डिटेल्स में नहीं पढ़ा जाता है। और फिर होता है इसमें कमेटी डिस्कशन स्टेज। इसमें मतलब वो फिर डिस्कशन होता है इस बिल के, अगर कुछ अमेंडमेंट करना है, कि कुछ चेंज वेंज वगैरह करना है। लेकिन बेसिक प्रिंसिपल आप बिल को चेंज नहीं करना है, अगर हमें लगता है कुछ थोड़ा ऐड करना है तो वो कर सकता है इस स्टेज में। फिर आता है कंसिडरेशन स्टेज। तो इसमें फिर मतलब जब हाउस को ये मतलब बिल रिसीव होती है फ्राम कमिटी स्टेज, तो फिर उसको ये मतलब कंसिडर करेगा या नहीं करेगा। तो फिर इसके बाद आती है थर्ड रीडिंग इस बिल की। थर्ड रीडिंग में क्या होता है, चाहे इस बिल को एक्सेप्ट किया जाता है, रिजेक्ट किया जाता है इस बिल को, लेकिन यहाँ पर अमेंडमेंट, यहाँ पर चेंज फिर से नहीं कर सकते, क्योंकि चेंजेस वगैरह ऑलरेडी सेकंड सी रीडिंग में किए किए हैं। चाहे मतलब उन्होंने किया या नहीं किया, लेकिन इसी रीडिंग में होंगे चेंजेस। फिर उसके बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर इसको ऑथेंटिकेट करेगा कि हाँ अब ये मतलब बिल पास हुई है इस हाउस से। तो उसके बाद इसको सेकंड हाउस में, मतलब अगर ये सपोज राज्यसभा में बिल इनिशिएट की गई है, तो वहाँ का प्रेसिडिंग ऑफिसर मतलब स्पीकर इसको ऑथेंटिकेट मतलब करेगा कि हाँ बिल हमारे हाउस से पास हुई है। उसके बाद इसको सेकंड हाउस में मतलब भेजा जाएगा, मतलब अब इसको भेजा जाएगा राज्यसभा में। तो अब ये बिल आई है किसके, सेकंड हाउस में, मतलब यहाँ पर राज्यसभा सेकंड हाउस आया, तो इसी अब इसके पास बिल आई। ये भी मतलब फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग करेंगी, जैसे कि मतलब फर्स्ट हाउस में हुआ। उसके बाद इसके पास 4 ऑप्शन है, मतलब सेकंड हाउस के पास 4 ऑप्शन है। चाहे मतलब ये इसको डायरेक्ट पास कर सकता है बिल को, या पास करेगा लेकिन ये बोलेगा इनको कुछ थोड़ा इसमें अमेंडमेंट करो, कुछ चेंजेस करो इस बिल में, या ये मतलब बिल को रिजेक्ट करेगा, या ये बिल के मतलब ऊपर कोई एक्शन नहीं लेगा, ये पेंडिंग रखेगा ये बिल। डेडलॉक कब आता है, डेडलॉक कब आता है, हाउ डेडलॉक आकर्स। देखिए अगर कुछ चेंजेस बोले हैं सेकंड हाउस ने करने के लिए फर्स्ट हाउस को, लेकिन फर्स्ट हाउस ने वो रिजेक्ट किया, उसने बोला कि नहीं मैं क्यों आपकी बात मानूं। और जब सेकंड हाउस रिजेक्ट करता है बिल को डायरेक्टली, मतलब अगर सेकंड हाउस ने बोला है फर्स्ट हाउस को इसमें कुछ चेंजेस करो, लेकिन फर्स्ट हाउस ने नहीं माना, या अगर सेकंड हाउस ने रिजेक्ट किया बिल, तो उस टाइम डेडलॉक आता है। तो फिर प्रेसिडेंट समन करता है जॉइंट सीटिंग, मतलब वो जॉइंट सीटिंग बुलाता है कौन, प्रेसिडेंट, टू सॉल्व द डेडलॉक। और इस डेडलॉक को प्रेसाइड कौन करता है, लोकसभा, मतलब स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। तो जब बिल इज़ पासड बाई बोथ हाउसेस, मतलब उसके डेडलॉक भी जब होगा उसके बाद ही मतलब बिल पास होगी डेफिनेटली, क्योंकि वहाँ पर लोकसभा की विनिंग होगी, क्योंकि वहाँ पर सीटें उनकी ज़्यादा है, तो लोकसभा डेडलॉक जीत जाती है मतलब मोस्टली। तो फिर जब बिल पास होगी बोथ हाउसेस इधर, मतलब चाहे डायरेक्टली पास होगी या विथ जॉइंट सीटिंग पास होगी, तो फिर उसको प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है फॉर एसेंट, मतलब वहाँ साइन के लिए। जब तक मतलब बिल को प्रेसिडेंट एसेंट नहीं देगा तब तक बिल कभी एक्ट नहीं बनेगा, वो बिल बिल ही रहेगी, ठीक है, कभी एक्ट नहीं बनेगा। अब यहाँ पर जब प्रेसिडेंट के पास बिल आ गई है, तो प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शंस होती है। या वो मतलब गिव एसेट, चाहे वो उसको मतलब सिग्नेचर देगा, या वो मना करेगा मतलब देने से, या वो इस बिल को रिटर्न करेगा फॉर रिकन्सिडरेशन, मतलब इसमें आप फिर से बिल देखो, मतलब वो हाउस को बोलेगा कि आप ये बिल फिर से देखो। लेकिन मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकता है। मनी बिल को चाहे साइन देगा या रिजेक्ट करेगा बिल को ही, लेकिन रिटर्न मनी बिल को वो नहीं कर सकता है, कौन, प्रेसिडेंट। लेकिन जब इस प्रेसिडेंट ने इस बिल को वापस भेजा इस हाउस में, तो अगर हाउस ने मतलब फिर से ये बिल, सेम बिल इस प्रेसिडेंट के पास फिर से लाई, तो उस टाइम प्रेसिडेंट को साइन देना ही पड़ेगा यहाँ पर, मतलब अगेन अगेन, मतलब यहाँ पर प्रेसिडेंट बिल को मतलब रिटर्न नहीं कर सकता है, ठीक है। ये थे मतलब सिटीजन बिल, मतलब बिल कैसे पास होती है। और मैंने जो आपको बोला ना जॉइंट सिटिंग, मतलब ये जॉइंट सिटिंग आर्टिकल 108 में मतलब मेंशन किया गया है जॉइंट सिटिंग का। जॉइंट सिटिंग किस बिल पे ऊपर होती है, देखिए जॉइंट सिटिंग एक ऑर्डिनरी बिल पे होती है, और जो फाइनेंशियल बिल्स होते हैं, ठीक है। मनी बिल पे मनी बिल पे जॉइंट सिटिंग नहीं होती है, ये याद रखना, मतलब मनी बिल पे जॉइंट सिटिंग नहीं होती है। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स होते हैं ना, उन पे भी मतलब जॉइंट सिटिंग नहीं होती है। ऑर्डिनरी बिल्स पे होती है, और फाइनेंशियल बिल्स पे जॉइंट सिटिंग होती है, ये आपको याद रखना था। अब यहाँ पर बात होगी सुप्रीम कोर्ट के बारे में। पार्लियामेंट हो गया आपका पूरा का पूरा ख़त्म, पावर्स कंपोजिशन सब कुछ हो गया पार्लियामेंट का। अब यहाँ पर बात होगी सुप्रीम कोर्ट की। देखिए सुप्रीम कोर्ट हमारे आर्टिकल 124 से लेके 147 कवर करता है, और ये पार्ट 5 में आता है।
हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो, हमारा जुडिशल सिस्टम क्या है, वो है इंटीग्रल, हमारा इंडिपेंडेंट नहीं है। मतलब हाई कोर्ट का अलग रूल है, सुप्रीम कोर्ट का अलग है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उनका प्रोसीजर का रूल अलग है, ऐसा नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारा है इंटीग्रल। मतलब यहाँ पर हायरार्की वाइज है, मतलब सब पे वो सब, मतलब टॉप पे कौन आता है, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद आता है हाई कोर्ट, उसके बाद आता है जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह, ऐसा है हमारे जुडिशल सिस्टम। सुप्रीम कोर्ट का पहला नाम था, वो था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में मतलब आया था वजूद में, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। लेकिन 28 जनवरी 1950 में सुप्रीम कोर्ट इनाग्रेट हुआ, ठीक है। अब कंपोजिशन क्या है सुप्रीम कोर्ट की, देखिए प्रेजेंट की बात अगर हम करेंगे, इसमें टोटल 34 है, लेकिन 33 इसमें जजेस है और 1 है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। टोटल जजेस 33 है, अगर विथ इंक्लूड बोलेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो फिर टोटल कितनी है, 34, ये आपको याद रखना है। अब अपॉइंटमेंट कैसे होती है जजेस की, देखिए जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, इनको मतलब कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन जब वो कंसल्टेशन लेता है जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से, जो उसको लगता है मतलब ये नेसेसरी है ये वाला जज, तो उसके साथ वो कंसल्टेशन करता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसको अपॉइंट किया जाता है। देखिए जो जजेस की अपॉइंटमेंट है ना, इस पर थोड़ा कंट्रोवर्सी चली थी कि पहले क्या था कि पहले प्रेसिडेंट मतलब पावरफुल था, मतलब जब पहले पहले जजेस को अपॉइंट किया जाता था मतलब वो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता था, मतलब उस टाइम ज़्यादा प्रेसिडेंट मतलब पावरफुल था। लेकिन उसके बाद क्या आया कि बताया गया कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, इसकी जो राय है ये बाइंडिंग है किसको, प्रेसिडेंट पे। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब जिसको बोलेगा कि आप इसको मतलब हाँ अपॉइंट करो, इसको जज बनाओ, तो प्रेसिडेंट को मतलब वो करना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा पावरफुल कौन बना, यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थोड़ा पावरफुल बन गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर बताया गया है कि प्रेसिडेंट क्या करेगा, बोला गया है जो मतलब जो प्रेसिडेंट है मतलब वो 3 4 जजेस जो सीनियर जजेस हैं उनके साथ मतलब वो पहले मतलब कंसल्टेशन करेगा, तो उसी के बाद ही जजेस की अपॉइंटमेंट होगी। तो अब वो है कि जो अपॉइंटमेंट कौन होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब कौन अपॉइंट हो सकता है, मतलब जो सीनियर मोस्ट जज होता है ना सुप्रीम कोर्ट का, वही बनता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब जो क्वालिफिकेशन क्या होती है जजेस की, देखिए आपको जज सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए आपको पहले मतलब 5 ईयर्स का जज होना ज़रूरी है। मतलब पहले आपको 5 ईयर्स आप ज़रूरी होने चाहिए कि जज किसी हाई कोर्ट में, तभी आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हो। अगर आप 5 ईयर्स मतलब जज नहीं होंगे हाई कोर्ट को, एटलीस्ट आप एडवोकेट होनी चाहिए 10 ईयर्स किसी हाई कोर्ट में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई मिनिमम एज नहीं है, मतलब आप कब जज बन सकते हो, मतलब ना यहाँ पर कोई फिक्स्ड टर्म है कि मतलब आप ऑफिस में कितने ईयर्स तक रह सकते हो। लेकिन हाँ, जब तक आपकी 65 एज है तब तक आप ऑफिस में रह सकते हो, जब आप 65 के हो जाओगे उसके बाद जज सुप्रीम कोर्ट रिटायर होता है। लेकिन हाई कोर्ट के लिए 62 है, सुप्रीम कोर्ट के लिए मतलब एज कितनी है, मैक्सिमम 65, और हाई कोर्ट के लिए 62 है। इसके बाद जो जजेस है हाई कोर्ट के रिटायर होंगे और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिटायर होंगे। अब यहाँ पर बात होगी रिमूवल ऑफ जजेस की। देखिए सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना कोई आसान काम नहीं है, ये मतलब बहुत ही कठिन काम है, बहुत ही मतलब मुश्किल काम है। इसलिए मतलब आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मतलब जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है कोई भी मतलब किसी भी जज को सुप्रीम कोर्ट को रिमूव नहीं किया गया है, क्योंकि ये बहुत ही कठिन प्रोसेस है। इसको कौन कर सकता है, मतलब प्रेसिडेंट ही कर सकता है। लेकिन जब पार्लियामेंट एड्रेस देगा, एड्रेस को मतलब ज़रूर होना चाहिए सपोर्ट स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ हाउस, ईच हाउस मतलब स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए, हर किसी हाउस से 50% प्लस जब मतलब एग्री करेंगे तभी ला सकते हैं। और जो 2/3 होगा प्रेजेंट, मतलब जो भी उस टाइम हाउस में प्रेजेंट है चाहे लोकसभा में राज्यसभा, उनके 2/3 मेंबर्स भी मतलब सपोर्ट करने चाहिए। किस बेसिस पे मतलब जजेस को मतलब रिमूव किया जा सकता है, जब वो मतलब कोई मिसबिहेव करेगा या इनकेपेसिटी होगी उसमें। जो जज का रिमूवल प्रोसेस है उसको उस मोशन को साइन करना चाहिए 100 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा और 50 मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा। और उसके बाद चेयरमैन जो होगा लोकसभा का, या जो सॉरी जो मतलब स्पीकर होगा लोकसभा का, और जो चेयरमैन होगा राज्यसभा का, वो फिर उस मोशन को मतलब देखेगा
या उसको मतलब रिफ्यूज़ भी कर सकता है। लेकिन जब वो मतलब एडमिट करेगा, एक्सेप्ट करेगा इस मोशन को चेयरमैन या स्पीकर, उसके बाद वो एक 3 मेंबर की कमेटी बनाएगा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। उसके बाद वो चीफ जस्टिस ऑफ मतलब जो होगा चीफ जस्टिस या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का होगा, उनसे वो कंसिस्ट लेगा कमेटी, मतलब उनसे कंसिस्ट करेगी। और जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा उनसे मतलब उससे ये कमेटी कंसिस्ट करेगी। उसके बाद जब कमेटी को लगता है कि हाँ गिल्टी है, मतलब मिसबिहेवियर किया है इसने, तो उसके बाद इसको मतलब मोशन पास होगी वहाँ पर। तो फिर फाइनली प्रेसिडेंट के पास ये आर्डर जाएगा मतलब जज को रिमूव करने के लिए। कि देखिए मतलब आप कितना थोड़ा कठिन प्रोसेस है, इसीलिए मतलब किसी जज को रिमूव करना आसान काम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आती है एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एडहॉक जजेस, ये क्या होते हैं। देखिए प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, कब? जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिस वैकेंट होगा, मतलब चाहे वो उस टाइम मतलब वो एब्सेंट होगा या अनेबल टू परफॉर्म ड्यूटीज टू हिज ऑफिस, तो उस टाइम एक्टिंग चीफ जस्टिस को अपॉइंट करता है कौन? प्रेसिडेंट। किसके बदले में? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऑफिस के बदले, मतलब जब मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफिस में नहीं होगा, उसका ऑफिस वैकेंट होगा, उस टाइम प्रेसिडेंट कौन किसको अपॉइंट करता है? एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसको हम बोलते हैं ACJ। तो एडहॉक जजेस कौन होते हैं? एडहॉक जजेस होते हैं जिनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। ये मतलब ये होता है हाई कोर्ट का जज होता है, ये हाई कोर्ट का जज होता है और उसको मतलब सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाता है, और इसको बोलते हैं एडहॉक जजेस। ये होता है टेम्परेरी जजेस, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट को मतलब थोड़ा ज़्यादा काम होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे हेयरिंग्स होती है, जजेस की कमी की वजह से थोड़ा काम डिले होता है, तो उस टाइम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है जज फ्रॉम हाई कोर्ट एज एन एडहॉक जजेस। तो जो मतलब सुप्रीम कोर्ट का जज होता है फिर उसको हम बोलते हैं एडहॉक जजेस। ये मतलब कहाँ से आता है? ये हाई कोर्ट का जज होता है, और फिर इसको बोलते हैं हम यहाँ एडहॉक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये टेम्परेरी किसी मतलब थोड़े टाइम पीरियड के लिए होता है। देखिए अब यहाँ पर बात होगी पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की पावर्स क्या है? देखिए हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट फाइनल इंटरप्रेटर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और ये गार्जियन है कॉन्स्टिट्यूशन का। गार्जियन मतलब जब भी इसको लगता है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब वो वायलेट हो रहा है, तो उस टाइम ये मतलब उस लॉ को रिजेक्ट कर सकता है, क्योंकि ये गार्जियन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और ये प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। क्योंकि मैंने आपको बोला जो नो योर राइट्स है, आर्टिकल 32 मेरा जो लेक्चर है, अगर आपको देखोगे तो उसमें मैंने आपको बोला था आर्टिकल 32 हमें ये लोकल को सिटीजन को पावर देता है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो जब आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होगा। उस टाइम हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो पावर है सुप्रीम कोर्ट का वो है ओरिजिनल जुरिडिक्शन। देखिए जब भी कोई डिस्प्यूट होगा सेंटर या किसी स्टेट के बीच, तो उस टाइम सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, मतलब वो डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकता है। या अगर मतलब किसी दो स्टेट्स या मोर स्टेट्स के बीच होगा, मतलब आपस में स्टेट्स के बीच कोई डिस्प्यूट होगा, उस टाइम भी सुप्रीम कोर्ट का मतलब ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, मतलब इसके मतलब पास उस टाइम एक्सक्लूसिव पावर है, मतलब उसका जो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन होगा वही उस टाइम चलेगा। लेकिन जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट डज नॉट एक्सटेंड ऑन, मतलब कहाँ पे इसका ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन पावर नहीं है। जो भी मतलब प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटीज़ हुए ना, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से पहले जो ट्रीटीज़ हुए एग्रीमेंट्स हुए हैं, अगर उनकी वजह से कोई डिस्प्यूट आता है तो उस टाइम सुप्रीम कोर्ट का ये जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन पावर नहीं है। और जो इंटर वाटर डिस्प्यूट्स है ना, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, मतलब अगर स्टेट्स के बीच में कोई वाटर डिस्प्यूट है, उस टाइम भी सुप्रीम कोर्ट का ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन नहीं है। और अगर कोई डिस्प्यूट होगा किसी मतलब कमर्शियल नेचर में होगा, मतलब ट्रेड बिजनेस वगैरह अगर कोई डिस्प्यूट है, तो उस टाइम भी सुप्रीम कोर्ट का ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन नहीं है। अब है कि रिट जुरिडिक्शन क्या है? कि ये मतलब ये सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू कर सकता है जब भी मतलब सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स वायलेट होती है, तो मतलब राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट्स इशू कर सकता है। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है, और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट रिट्स इशू कर सकता है। रिट्स हमारे टोटल 5 है। अगर आप मेरे लेक्चर देखोगे, मैंने बनाया है पॉलिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, वहाँ पर आपको आर्टिकल 32 एंड टाइप्स ऑफ रिट्स आपको देखना, आपको मतलब वो बहुत ही फायदेमंद होगा। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड सुप्रीम कोर्ट गारंटर एंड डिफेंडर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अगर फंडामेंटल राइट्स जो सिटीजन्स के हैं अगर मतलब वो वायलेट हो रहे हैं, तो उस टाइम सुप्रीम कोर्ट क्या यूज़ कर सकता है? वो रिट्स यूज़ कर सकता है। लेकिन खाली सुप्रीम कोर्ट रिट्स यूज़ नहीं कर सकता है, हाई कोर्ट भी रिट्स यूज़ कर सकता है। मैंने आपको पहले ही बोला, इवन कि रिट्स इशू करने में हाई कोर्ट का ही ज़्यादा पावर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खाली इशू कर सकता है रिट्स जब फंडामेंटल राइट्स वायलेट होंगे। लेकिन हाई कोर्ट
जो अगर कोई लीगल राइट पे ऑर्डिनरी पे राइट है अगर वो भी वैलिड होता है मतलब उस टाइम भी हाई कोर्ट रिट्स इशू कर सकता है। इसलिए मतलब यहाँ पर हाई कोर्ट थोड़ा ब्रॉडर है सुप्रीम कोर्ट से रिट्स इशू करने में। तो 5 टाइप से रिट्स कौन है? हैबेस कॉर्पस, मतलब अगर किसी को इलीगली अरेस्ट किया है तो फिर वो मतलब कोर्ट में उस पर्सन को लाया जाएगा, उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी वहाँ पर केस को क्यों डिटेन किया है, क्या रीज़न है मैंडेमस, मतलब जब कोई बॉडी ठीक से काम नहीं कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट उसको मतलब डायरेक्शन इशू करेगा कि आप अपना काम ढंग से ठीक करें। प्रोहिबिशन हाई कोर्ट मतलब लोअर कोर्ट से ये रिट इशू कर सकता है कि वो वारंट हो, मतलब आपने किस अथॉरिटी पे किसी को बिठाया। मैंने आपको सारा का सारा रिट्स उसमें मैंने पढ़ा है, यहाँ पर मैं अब इसको नहीं पढ़ा सकती क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा बनेगा। अब यहाँ पर आता है एपेलेट जुरिडिक्शन। देखिए अगर हम जो मतलब अगर हम लोग हाई कोर्ट के डिसीजन से मतलब खुश नहीं है, मतलब जो हाई कोर्ट ने डिसीजन सुनाया है, तो हम उस टाइम क्या कर सकते हैं, हम अपील कर सकते हैं उस टाइम सुप्रीम कोर्ट को कि आप अब इस मैटर में देख लीजिए क्योंकि हम हाई कोर्ट के डिसीजन से खुश नहीं है। ठीक है, एपेलेट जुरिडिक्शन आता है ये मतलब बाय अपील से आता है सुप्रीम कोर्ट को। ये किसके मतलब बीच में एक होता है इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, इन सिविल मैटर्स। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स मतलब सपोज कि फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, मतलब फिर हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन सुनाया लेकिन लोग उसे खुश नहीं है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट को ये मतलब अपील करेंगे कि अब आप इसके बारे में देख लीजिए। सिविल मैटर्स में क्या क्या आता है कि प्रॉपर्टी डिवोर्स मैटर्स में जो है सपोज कि इफ़ हाई कोर्ट सर्टिफाइज क्वेश्चन नीड्स, मतलब फिर वहाँ पर हाई कोर्ट बोलेगा कि वो आपको सर्टिफाई करेगा कि हाँ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, तो उस टाइम हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। क्योंकि जब हम हाई कोर्ट के डिसीजन या लोअर कोर्ट के डिसीजन से मतलब हैप्पी नहीं है तो उस टाइम हम अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को दी गई है एपेलेट जुरिडिक्शन पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उसके बाद आता है अपील बाय स्पेशली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब पावर दी गई है हमारे सुप्रीम कोर्ट को। मतलब अगर कोई सबॉर्डिनेट कोर्ट या लोकल कोर्ट कोई जजमेंट सुना देती है तो उस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट अपने अंदर कर सकती है, उस केस को अपने पास ला सकती है। ये होता है अपील बाय स्पेशल लीव। ये मतलब किसी के भी अगेंस्ट ग्रांट किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट से, एनी कोर्ट को किया जा सकता है एक्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट, मतलब जो कोर्ट मार्शल होता है उनको छोड़ के बाकी ये किसी भी मतलब केस पे अप्लाई हो सकता है। ये मतलब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दिया गया है हमारे सुप्रीम कोर्ट को। अब आता है एडवाइजरी जुरिडिक्शन। देखिए आर्टिकल 143 में क्या कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट की मतलब कुछ एडवाइस होगी यहाँ प्रेसिडेंट को, मतलब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर एडवाइस दे सकता है प्रेसिडेंट को, लेकिन ये बात याद रखना है कि जो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस होगी यहाँ पर ये बाइंडिंग नहीं है प्रेसिडेंट पे, मतलब प्रेसिडेंट इसको रिफ्यूज़ भी कर सकता है एडवाइजरी फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट ये मान लेगा जो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, लेकिन हाँ एडवाइजरी जुरिडिक्शन पावर दी गई है। फिर उसके बाद आता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। मतलब जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी है, मतलब सुप्रीम कोर्ट अपनी जो प्रोसीडिंग्स होती है इसके जजमेंट्स होते हैं उन्हें कोई मतलब रिकॉर्ड करता है फॉर मेमोरी और फॉर टेस्टिमोनी के लिए भी, मतलब कभी कुछ एविडेंट मतलब इसको ज़रूरत हो पड़ेगी तो उस टाइम मतलब ये इसलिए इसको बोलते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये सब अपने पास रखता है। उसके बाद आता है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर दिया गया है हमारे सुप्रीम कोर्ट को। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है कि अगर कोई लेजिस्लेचर बॉडी मतलब कोई पार्लियामेंट कोई एक्ट लाता है या एग्जीक्यूटिव सपोज जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर वगैरह अगर वो कोई डिसीजन लाते हैं, अगर उनके एक्ट से या डिसीजन से कोई बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो वायलेट होता है तो सुप्रीम कोर्ट इनके एक्ट्स को या डिसीजन को नल कर सकती है, वाइड कर सकती है, मतलब रिजेक्ट कर सकती है। ये मतलब जुडिशल का पावर दिया गया है, मतलब वो रिव्यू कर सकती है इनके एक्ट्स को, जो भी मतलब पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया है या कोई डिसीजन लाया है एग्जीक्यूटिव बॉडी ने, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर वगैरह उन्होंने कोई डिसीजन लाया है तो इसको एग्जामाइन करेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट इसको मतलब देखेगा, रिव्यू करेगा। अगर इसको लगता है कि इन एक्ट्स या इन डिसीजन की वजह से मतलब हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो वायलेट होता है तो उस टाइम ये सुप्रीम कोर्ट इसको नल कर सकता है, इनके एक्ट्स को या इनके डिसीजन को अवॉइड रिजेक्ट कर सकता है। तो यहाँ से आपका सेकंड यूनिट पूरा कंप्लीट हुआ है। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसमें पार्लियामेंट में बहुत सारे भी टर्म्स भी आते हैं लेकिन आपको उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। चलिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।